So data is of two types, qualitative and quantitative. Qualitative is also known as categorical and quantitative is also known as numerical, because उसमें numbers रहते हैं. Categories में categories रहती है. कैटेगरी दो टाइप की होती है, नॉमिनल जिसमें एक कैटेगरी का दूसरे कैटेगरी से कोई संबंध नहीं होता, और ऑर्डिनल जिसमें कैटेगरीज ऑर्डर में आती हैं. उसके बाद न्यूमेरिकल में डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में होल वैल्यू आते हैं, 1 2 3 4 5, और कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में डेसिमल वैल्यूज आते हैं, 1.2 1.3 54.8. तो कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में और एक चीज है कि भले होल वैल्यू भी आते होंगे लेकिन दे फॉर्म अ पर्टिकुलर स्केल, दे हैव यूनिट्स, they have units. Discrete does not have units. Continuous has units. तो जैसे अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर में भले पॉइंट नहीं आता हो, फिर भी इट हैज यूनिट्स, मिलीमीटर ऑफ हाइड्रागायरम. तो दैट इज व्हाई दो डेसिमल वैल्यूज नहीं आते फिर भी वो कंटिन्यूअस स्केल में या कंटिन्यूअस टाइप ऑफ वेरिएबल. उसके बाद हमने शुरू किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. Normal distribution is something which occurs naturally, something which occurs naturally, and normal distribution is found mostly in nature. जैसे लोगों का वजन, लोगों का स्लीप पैटर्न, या कुछ भी जो भी नेचर में हो रहा है वो सब चीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है. ठीक है, तो now we will go ahead and we will look out for normal distribution is also known as the bell curve or the Gaussian distribution. All are same and usually the bell curve is symmetrical. बेल के शेप का होता है, हाफ ऑफ द डेटा विल फॉल टू द लेफ्ट. नाउ जब मैं बोल रहा हूँ बेल के शेप का होता है तो इसका मतलब उल्टा यू के आकार का होता है, लेकिन उसमें साइड्स जो हैं वो फ्लैट एंड होती है, स्लाइड जो है वो फ्लैट एंड होती है. द नेक्स्ट स्लाइड विल शो. हाँ अतुल बोलो. So a normal a bell curve which has both the sides symmetrical, is hypothetical. मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं मिलता, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं मिलता. So then we started normal distribution. So this is a normal distribution and इसमें अगर आप देखो, अगर कोई भी चीज देखोगे तो नेचर में इट गोज लाइक दिस, नेचर में इट गोज लाइक दिस. सो फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर डाइंग विद कोरोना आर हियर, द नंबर ऑफ एडल्ट्स हु आर डाइंग विद कोरोना हैव पीक्ड एंड देन अगेन lowered down. Or now we will see corona cases in China. So initially they were less cases, then suddenly it peaked and now again they have reduced. So this will be December, January, February, March, April, May, June, July, August. So bell curve. Next we see flights cancelled due to corona. तो कोरोना जब चालू हुआ तो फ्लाइट के कैंसलेशंस कम थे, फिर बाद में सडनली सभी फ्लाइट्स कैंसिल होने लगे, और जैसे कोरोना का पीक कम होते जाएगा वैसे फ्लाइट्स कैंसिलेशन धीरे 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 कम होते जाएंगे बैक टू नॉर्मल. देन वी सी शेयर प्राइसेस ऑफ अ कंपनी. तो शेयर जब लिस्ट हो गया तो शेयर प्राइस जिस भाव में भी लिस्ट हुआ है उस भाव से धीरे 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 बढ़ना चालू हो जाएगा. उसके बाद अचानक से उसमें बूम आ जाएगा जब प्रॉफिट आएगा. तब जब प्रॉफिट चला जाएगा तो धीरे 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 वापस कम होके नॉर्मल इसमें आ जाएगा. तो why a bell curve is hypothetical? A bell curve is hypothetical because
इसमें दोनों साइड सिमेट्रिकल नहीं होती। अब शेयर का ही प्राइस देख लो, शायद यहां से चालू हो जाए, यहां चले जाए, फिर ये पीक जो है ये बहुत टाइम तक वैसा ही रहे और बाद में अचानक से नीचे आ जाए, बट द शेप विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ बेल। द साइज, द सिमेट्री, दोनों साइड कंप्लीटली सेम दिखने जैसा may not be possible in actual scenario, but the shape will also be always be in the type of a bell. जैसे it may be something like this, यहां से चालू हुआ, यहां पीक हो गया, फिर पीक बहुत टाइम वैसे ही चलता रहा और फिर एकदम से नीचे गिर गया। It can be something like this, it can be something like this also. For example, एक मिनट, let me change the color. So it might be something like यहां से चालू हुआ, ऊपर गया, पीक हो गया और फिर धीरे 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 कम हो गया। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो, let us take one more example. One more example is, sorry, so let us take one more example. Okay, तो वो एग्जाम्पल मैंने शायद नहीं डाला है, बट anything in nature which occurs has a start, a peak and a bottom. उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों चीजें हमेशा होती हैं। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट स्टार्ट, पीक एंड एंड। यहाँ पर पीक जो है, वो पीक पोर्शन से अगर आप लाइन डिवाइड करो तो it is assumed that the line will divide the graph into two equal parts, but this does not happen actually. So that is why we say that the normal distribution, accurate or exact normal distribution is hypothetical. Hypothetical का मतलब possible नहीं हो पाता. There will be a bell curve, but the exact, accurate two halves of the bell curve Okay, so now I am audible. So majority of the data is concentrated around this central point. ये central point है और majority of the data is concentrated around this central point. जैसे let me draw something and I'll show you. तो इस सेंट्रल पॉइंट के आसपास ये जो डेटा है, दैट इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ डेटा। यहां से लेके यहां तक अगर आप देखोगे, इस स्क्वायर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द डेटा इज इन दिस स्क्वायर, आउट ऑफ द स्क्वायर इज माइनॉरिटी ऑफ द डेटा।
आउट ऑफ द स्क्वायर इज माइनॉरिटी ऑफ द डेटा, मतलब यहाँ पर इस एरिया में और इस एरिया में बहुत कम डेटा है कंपेयर टू व्हाट इज देयर इन दिस एरिया. Okay, so central tendency presumes that in a normal distribution, the majority of the data will be concentrated around a central point. This is the central point. तो इसके आजू बाजू में मेजर डेटा कॉन्सेंट्रेटेड होगा. दैट इज व्हाट द सेंट्रल टेंडेंसी प्रिज्यूम्स. ओके, तो this point is known as the central tendency. This point is known as the central tendency. अब central tendency होती कितनी प्रकार की है? There are three types of central tendencies. One is known as mean, one is known as mode, and one is known as median. ये शायद आपने स्कूल में कभी किया होगा, मीन, मोड और मीडियन. अब मीन का मतलब सिंपली एवरेज, द एवरेज अमाउंट. जैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज इज द एवरेज. मुझे इंग्लिश में 70 मार्क मिले, ज्योग्राफी में 20 मार्क मिले, हिस्ट्री में 60 मार्क मिले, हिंदी में मुझे 50 मार्क मिले, तो माय मीन परसेंटेज इज 50 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 4. दैट इज मीन. ओके, तो the arithmetic mean of a data set. What is a data set? We've already seen. Data set is a group of data in a variable. So arithmetic average of a data set of a variable is its mean. ठीक है. Example systolic BP. तो जो BP हमको पढ़ाया जाता है कि 120/80 is normal, वो BP कैसे निकाला उन्होंने? उन्होंने 1000 लोगों के बीपी लिए, एक ही पोजीशन में लिए, अलग अलग लोग अलग अलग स्ट्रैटिफाइड ग्रुप से 18 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक उन्होंने स्ट्रैटिफाइड ग्रुप्स लिए और उन सब का बीपी उन्होंने कैलकुलेट किया. फिर उन्होंने सबका सिस्टोलिक बीपी जो है वो टोटल किया, डायस्टोलिक बीपी जो है वो टोटल किया और उसको डिवाइड बाय 1000 किया, तो हमको एवरेज, नॉर्मल एवरेज मीन वैल्यूज मिले. जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब जो है वो 120 प्लस और माइनस 10 में, प्लस 10 या माइनस 10 में नॉर्मल एवरेज आता है. वेरएज हमको क्या सिखाया जाता है कि आपका बीपी 120/80 होना चाहिए, विच इज रॉन्ग. योर बीपी शुड बी 120 प्लस और माइनस 10. सो 110 भी नॉर्मल है और 130 भी नॉर्मल है अगर बाकी सब सिम्टम्स स्वस्थ के हैं तो. बाकी सब सिम्टम्स स्वस्थ के हैं तो, जैसे अगर किसी को चक्कर आ रहा है और उसका बीपी 110 है तो इट माइट बी बिकॉज ऑफ लो बीपी. लेकिन अगर किसी का 90 बीपी है लेकिन उसको चक्कर नहीं आ रहा, so it might be a normal BP for that particular person. He might just be in the area which is not concentrated around the central tendency. तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे ये बीपी के वैल्यूज हैं, अलग अलग आदमियों के बीपी के वैल्यूज ले लिए मैंने. कितने वैल्यूज ले लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 8 इंटू 5 40 वैल्यू मैंने ले लिए. तो इन 40 वैल्यूओं का मैं एवरेज कैसे निकालूंगा? मैं सब 40 वैल्यूओं का टोटल करूंगा. 5120. माई n इज द नंबर ऑफ सैंपल, स्मॉल n इज द सैंपल and big N is the population. Capital N is the population and small n is the sample. So my population might be 4000, out of which I have taken 40 people as sample. तो समझो 20 से 30 पहला है, 30 से 40 दूसरा
40 से 50 तीसरा, 50 से 60 चौथा और 60 से 70 पांचवा। तो दिस इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, दिस इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, प्रपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। प्रपोर्शनेट क्यों है? क्योंकि हर रीजन से हमने क्या कर लिया, 5-5, 8-8 लोग ले लिए। तो प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग से हमने 40 लोग ले लिए। उन 40 लोगों का सिस्टोलिक बीपी हमने चेक किया। हाँ किशन बोलो। ओके, तो 40 लोगों से हमने सैंपल ले लिया, 5120 उसका टोटल आया, और फिर उसको हमने 40 से डिवाइड किया और हमारा मीन आया 128। So that means that most of the values of blood pressure in my sample are concentrated around 128. Okay, तो मीन कैसे निकालते हैं समझ में आ गया? बहुत इजी है, हम यूजुअल कोर्स में मीन या एवरेज निकालते हैं। अब हम देखते हैं मोड कैसे निकालते हैं। तो मोस्ट कॉमन वैल्यू which occurs in a data set of variable is its mode. Most common value which occurs in a data set of variable is its mode. तो मतलब मोड जो है वो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला वैल्यू है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला वैल्यू है। फिर से हम सिस्टोलिक बीपी का एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल। तो अब मुझे फट से देख के बताओ कि इसमें मोड कौन सा है। somebody should answer. Which is the mode? $124. Okay, so mode is 124. 1, 2, 3, 4 नहीं, 128 है मोड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। तो 128 इज द मोड। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना जरूरी है? इसके लिए हमको हर एक वैल्यू लेके उसके सामने वो वैल्यू कितनी बार आता है वो फिगर निकालना जरूरी है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना जरूरी है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा आने वाला फिगर है दैट इज मोड। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है? अगर दो फिगर्स 128 भी 6 बार आया और 124 भी 6 बार आया तो हमको मोड निकालने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो दैट इज व्हाई मोड इज नॉट सो मच कंसिडर्ड एज अ एक्यूरेट सेंट्रल टेंडेंसी। मोड इज नॉट सो मच कंसिडर्ड एज एन एक्यूरेट सेंट्रल टेंडेंसी जितना एवरेज या मीन इज कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट। तो अब हम चलते हैं मीडियन की तरफ। द वैल्यू और एवरेज which is at the center position in a data set of its variable is its median. तो सेंटर पोजीशन में सेम फिगर्स लिए हैं, मैंने सेम फिगर्स लिए हैं। मैंने क्या किया है? मैंने उनको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट को, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में मैंने उसको अरेंज कर दिया। सबसे स्मॉलेस्ट 90 था, सबसे लार्जेस्ट 160 था, तो मैंने उसको अरेंज कर लिया स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे। तो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मीडियन इज समवेयर हियर, यहां पर सेंट्रल टेंडेंसी आती है, मतलब द मिडल नंबर। तो ऊपर से यहां पर 4 छोड़ दिए और यहां पर 4 छोड़ के नीचे, मतलब ये 8 और ये 4 12, ये 4 और ये 8 12,
नहीं 12 नहीं, 8 और 8 16 और 4 20, 4 और 8 और 8 20। तो यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन आएगा, लेकिन मीडियन जब निकालते हैं तो सेंटर एग्जैक्टली सेंटर में जो नंबर आता है उसको लिया जाता है। यहाँ पर तो कोई सेंटर में नंबर है ही नहीं क्योंकि हमने 40 लिए हैं, तो एक साइड 20 आए, एक साइड 20 आए। तो तब मीडियन कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब इवन नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं तब एक यहाँ का और एक यहाँ का, इन दोनों का टोटल करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो बीच का मीडियन हमको आ जाता है। तो यहाँ पर बिकॉज दोनों साइड पे 128 ही हैं, तो मीडियन भी 128 ही आएगा। तो हमने जो अभी एग्जांपल्स लिए हैं उसमें मीन भी 128 आ रहा है, मोड भी 128 आ रहा है और मीडियन भी 128 आ रहा है, लेकिन हर बार ऐसा होगा जरूरत नहीं है। The mean can be something else, 128.4, mode can be something else and median can be something else. अगर तीनों वैल्यूज सेम आते हैं तो we can assume that the overall distribution of the sample is nearly a normal distribution. The overall distribution of the sample is nearly a normal distribution. अब हम चलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या क्या है। सो इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, द मोड एंड द मीडियन विल नियरली बी द सेम, और रादर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो सेम ही रहते हैं, बट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज हाइपोथेटिकल, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज हाइपोथेटिकल. Not all data is distributed normally, so there is always a slight difference between mean, mode and median. Mean greater than median, अगर mean median से ज्यादा हो तो इसका मतलब आपके ग्राफ पे लेफ्ट साइड पे आउटलायर्स हैं. अगर मीन मीडियन से कम हो तो आपके लेफ्ट साइड पे, नेगेटिव साइड मतलब मीन से कम, सॉरी सेकंड इसमें लेफ्ट साइड पे, आपका राइट मेरा लेफ्ट, तो मीन अगर मीडियन से कम हो तो आउटलायर्स जो हैं, आउटलायर्स मतलब वो पार्ट जो लाल रेक्टेंगल के बाहर था, तो लाल रेक्टेंगल के बाहर वाला पार्ट जो है वो ग्राफ को अगर आप देखें तो ग्राफ के लेफ्ट साइड पे आउटलायर ज्यादा होंगे अगर मीन ज्यादा है. ओके, आई विल शो यू, आई विल ड्रॉ एंड शो. अगर मीन ज्यादा है तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा. क्यों? क्योंकि मीन ज्यादा है. ये मीन है उसका, यहां कहीं आएगा उसका मीन, तो इसका मतलब ये पार्ट ज्यादा है. अगर मीन कम है तो इसका उल्टा, मीन अगर कम है तो इसका उल्टा, मतलब ग्राफ जो है वो ऐसे आएगा. यहां पर आपका मीन आ गया, तो राइट साइड पे चीजें कम हैं, लेफ्ट साइड पे चीजें ज्यादा हैं, तो आउटलायर्स निगेटिव स्क्यू, निगेटिव मतलब मीन से निगेटिव, मीन से कम में आउटलायर्स ज्यादा है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज मीन, मोड एंड मीडियन. We have 51 participants. तो सब चीजों को टोटल कर लो, टोटल करके एवरेज निकाल लो तो मीन हो जाएगा. मोड मतलब सबसे ज्यादा आने वाली संख्या, कौन सी संख्या कितनी बार आई है,
वो देख लो, उसमें से सबसे ज्यादा आने वाली संख्या जो है उसको आइडेंटिफाई कर लो, वो मोड हो गया। और मीडियन मतलब जैसे रास्ते के बीच में मीडियन होता है, रास्ते के बीच में क्या होता है, मीडियन। तो मीडियन इज आधा डेटा एक साइड पे, आधा डेटा दूसरे साइड पे, और बीच वाला जो फिगर है इन इन अनइक्वल मतलब ऑड सेट ऑफ नंबर्स, बीच वाला जो है वो मीडियन आ जाएगा, जो दो डेटा को आधा आधा डिवाइड करता है। और अगर वो दोनों डेटा को आधा आधा डिवाइड करने वाला नंबर है नहीं, आपका जो डेटा सेट है उसमें इवन नंबर ऑफ फिगर्स हैं, इवन नंबर ऑफ फिगर्स हैं, तो उस इवन नंबर ऑफ फिगर्स में बीच वाले दो मतलब सेंट्रल टेंडेंसी के दोनों आजू बाजू वाले दो को एवरेज कर लो, तो आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज मीन, मोड एंड मीडियन। नेक्स्ट टाइम वी विल लुक एट द positive and negative points of mean, mode and median. Thank you so much for attending the lecture and have a nice day. I am ending the meeting.